Good morning to all. So our next topic is hypertension in pregnancy. Clear? ये OBG का एक टॉपिक है जिसमें हमें प्रेगनेंसी से होने वाले हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करना है और साथ ही साथ हाइपरटेंशन को किस तरह से मैनेज करेंगे प्रेगनेंसी के केस में, उसके बारे में उसका पूरा मैनेजमेंट हमें डिस्कस करना है। दोनों जगह यानी कि एक तो OBG और दूसरा फार्मेकोलॉजी, दोनों जगह पर ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अक्सर हम एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या होता है? हमें पता है कि जब भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन का नाम क्या होगा? हाइपरटेंशन। लेकिन इंक्रीज कितना? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी? नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 mm of Hg। क्लियर? यानी कि ये एक नॉर्मल वैल्यू है। इस वैल्यू तक अगर ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट के पास एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर यही वैल्यू इंक्रीज होकर के पहुंच जाए 140/90 mm of Hg तो इस कंडीशन का नाम हम क्या देंगे? इस कंडीशन का नाम हम देंगे हाइपरटेंशन। क्लियर? अब प्रेगनेंसी के केस में अगर किसी प्रेग्नेंट मदर का बीपी हमने नोट किया और कंटिन्यूअस 2 रीडिंग में 6 घंटे के इंटरवल में 2 रीडिंग हमने ली और दोनों रीडिंग में 140/90 mm of Hg से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर आ रहा है तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? उस प्रेग्नेंट मदर को क्या हो गया? हाइपरटेंशन हो गया, यानी कि उसका बीपी इंक्रीज हो गया। क्लियर है? अब ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है या हम कहते हैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है, इसको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके उसी की हम स्टडी करेंगे। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी में। पहली चीज हमें पता होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर, एक नॉर्मल पर्सन उसके अंदर भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। और दूसरी कंडीशन है प्रेगनेंसी, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। तो पहले हम इस चीज को डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में। ठीक है? 2 पार्ट्स कौन कौन से? एक तो हो गया हमारे पास क्रॉनिक हाइपरटेंशन, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारे पास प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्लियर? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम देखें क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन का मतलब है ऐसा हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी के पहले भी था और प्रेगनेंसी में भी है। तो जब प्रेगनेंसी के पहले भी था, प्रेगनेंसी में भी है, तो प्रेगनेंसी के बाद भी रहेगा, 100% रहेगा। इसका मतलब इस हाइपरटेंशन पर प्रेगनेंसी का कोई असर नहीं होगा, प्रेगनेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। क्लियर है? तो ऐसे हाइपरटेंशन को हम क्या नाम देंगे? क्रॉनिक हाइपरटेंशन। और ये जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन है इसके लिए हम एक छोटी सी लाइन लिख सकते हैं, डू नॉट डिक्रीज आफ्टर प्रेगनेंसी। कौन सा? बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेगनेंसी के बाद भी डिक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस क्रोनिक हाइपरटेंशन का प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं है। एक हम ऐसा कह सकते हैं कि एक फीमेल है जिसको हाइपरटेंशन है और हाइपरटेंशन होने के बावजूद वो क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। तो अब उसकी प्रेगनेंसी का हाइपरटेंशन से तो कोई लेना देना है नहीं। जब कोई लेना देना नहीं है तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी के बाद भी वो हाइपरटेंशन उसकी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। दूसरी तरफ है हमारे पास प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन।
यहां पर एक वर्ड क्लियरली लिखा हुआ है इंड्यूस्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो हाइपरटेंशन हुआ है वो हाइपरटेंशन किसकी वजह से हुआ है? सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है। और अगर प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है तो जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होगी हाइपरटेंशन भी अपने आप खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब प्रेगनेंसी की वजह से तो हाइपरटेंशन हो रहा है, लेकिन हमारे पास तो प्रेगनेंसी जो है पूरे 9 महीने की है। उस 9 महीने की प्रेगनेंसी में कब ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में हम इंक्लूड करेंगे, और प्रेगनेंसी के कितने टाइम बाद जाकर के ये हाइपरटेंशन खत्म होगा, इस चीज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर हम सिंपल सी 2 लाइनें लिखेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर? पहली लाइन तो ये हो गई हमारे पास कि अगर प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है तो वो हाइपरटेंशन कितने टाइम बाद होगा? प्रेगनेंसी कंसीव होने के 20 वीक्स के बाद होगा, तभी हम उसको काउंट करेंगे किसमें? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में। क्लियर है? दूसरा पॉइंट इसी के रिगार्डिंग, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। कब डिक्रीज होगा? आफ्टर प्रेगनेंसी। लेकिन प्रेगनेंसी के भी कितने टाइम बाद डिक्रीज होगा ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होगी, प्रेगनेंसी खत्म होने के 12 वीक बाद पीपी डिक्रीज आफ्टर 12 वीक, आफ्टर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म हुई, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद ये ब्लड प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हम प्रेगनेंसी में 2 तरह के हाइपरटेंशन देख सकते हैं। पहला हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी के पहले भी था, बाद में भी होगा, और दूसरा हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी की वजह से था और प्रेगनेंसी के खत्म होने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है ये भी हम 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो पहली कैटेगरी हो गई हमारे पास पहली कैटेगरी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्लियर? और दूसरी कैटेगरी होगी हमारे पास प्री एक्लेम्प्शिया। क्लियर? पहली प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में हमने देखा कि 2 तरह के प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो सकते हैं। पहला प्री एक्लेम्प्शिया और दूसरा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होगा उसमें तो ओनली हाइपरटेंशन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जबकि प्री एक्लेम्प्शिया के केस में क्या हुआ? प्री एक्लेम्प्शिया के केस में एक तो हाइपरटेंशन है, मीन्स बीपी इंक्रीज हो रहा है, और हाइपरटेंशन के साथ साथ हमें देखने को मिला प्रोटीन यूरिया। क्लियर? प्रोटीन यूरिया का क्या मतलब है? प्रोटीन यूरिया का मतलब है कि उस प्रेग्नेंट लेडी के यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस होगी। ये प्रोटीन की प्रेजेंस जनरली एक नॉर्मल पर्सन के यूरिन में नहीं होती। जब हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करती है तो कुछ ब्लड का पार्ट है जिसको वो कभी भी फिल्टर नहीं करती है, जैसे कि ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और इसी तरह से प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट कुछ ब्लड प्रोटीन्स, उनको भी हमारी किडनी फिल्टर नहीं करती है। लेकिन अगर किसी कारण से यूरिन के अंदर उनमें से कोई प्रोटीन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन का नाम क्या देंगे हम? प्रोटीन यूरिया। तो प्री एक्लेम्प्शिया को हम डिफाइन कर सकते हैं 2 चीज़ों से, पहला हाइपरटेंशन और दूसरा प्रोटीन यूरिया। अब ये जो है ये भी हमारे पास होगा 2 अलग अलग टाइप्स का। जैसे
प्री एक्लेम्शिया की दो कंडीशन की हम बात करें तो पहली कंडीशन तो होगी हमारे पास माइल्ड प्री एक्लेम्शिया और दूसरी कंडीशन होगी हमारे पास सीवियर प्री एक्लेम्शिया। अब ये माइल्ड और सीवियर क्या है, इन दोनों में भी डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि माइल्ड क्यों कह रहे हैं, सीवियर क्यों कह रहे हैं। तो चलिए यहीं पे शुरू करते हैं। सबसे पहले माइल्ड प्री एक्लेम्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। माइल्ड प्री एक्लेम्शिया का क्या मतलब है। माइल्ड प्री एक्लेम्शिया में सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि हाइपरटेंशन और प्रोटीन यूरिया ये तो इन दोनों में प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन इन दोनों के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की रेंज जो इन दोनों को क्लासिफाई करेगी, इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगी। तो माइल्ड प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर होगा उस ब्लड प्रेशर की वैल्यू होगी हमारे पास 140/90। क्लियर। जबकि अगर हम बात करें सीवियर की तो ये जो सीवियर प्री एक्लेम्शिया होगा, इस सीवियर प्री एक्लेम्शिया के केस में ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी 160/100। क्लियर। तो पहला डिफरेंस माइल्ड और सीवियर में क्या आ गया, ब्लड प्रेशर की रेंज। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, जब ब्लड प्रेशर की रेंज 160/100 mm of Hg तक पहुंच गई तो इसी प्रेशर के साथ हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है। और जब इतने ज़्यादा प्रेशर के साथ हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है तो बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको मिलने वाले ब्लड का प्रेशर भी इतना ही ज़्यादा होगा और इसी वजह से उन ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर आएगा। तो वो डिस्टर्बेंस कौन कौन सा होगा, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। जो ब्लड प्रेशर है 160/100 mm Hg की वजह से पहली चीज हमारी बॉडी का ब्रेन को मिलने वाली ब्लड सप्लाई पर भी प्रेशर इंक्रीज होगा और इसी वजह से क्या होगा, ब्रेन कर्व पर प्रेशर इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर पेन क्रिएट होगा और वो पेन हम क्या कहेंगे, हेडेक। तो हेडेक यहाँ पर प्रेजेंट होगा, कहाँ पर, सीवियर प्री एक्लेम्शिया के केस में। दूसरी चीज, जब इतनी ही ज़्यादा प्रेशर के साथ हमारी किडनी को ब्लड मिलेगा तो किडनी जो ब्लड को फिल्टर कर रही है उस ब्लड के फिल्ट्रेशन अमाउंट पर भी असर पड़ेगा और इसी वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होगा उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स यूरिन का अमाउंट कम हो गया और यूरिन का अमाउंट कम हो जाए तो उस कंडीशन का नाम हम क्या देते हैं, ओलिगो यूरिया। तो ओलिगो यूरिया भी प्रेजेंट होगा कहाँ, सीवियर प्री एक्लेम्शिया के केस में। अब इसी ब्लड प्रेशर के साथ हमारी आइस को ब्लड मिलेगा। तो जब आइस को इतने प्रेशर के साथ ब्लड मिल रहा है तो क्या जो आइस का विज़न है वो क्लियर हो पाएगा, आइस का विज़न क्लियर नहीं होगा। और जब आइस का विज़न क्लियर नहीं हो तो कंडीशन का नाम हम क्या देते हैं, ब्लर विज़न। और ये ब्लर विज़न भी प्रेजेंट होगा कहाँ पर, सीवियर प्री एक्लेम्शिया के केस में। लेकिन क्या ये तीनों कंडीशन इधर प्रेजेंट होगी, ये तीनों कंडीशन इधर प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि ब्लड प्रेशर का जो अमाउंट है, जो वैल्यू है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हेडेक एब्सेंट होगा, ओलिगो यूरिया एब्सेंट होगा और ब्लर विज़न भी एब्सेंट होगा। तो ये बेसिकली चार डिफरेंस हो गए किसके अंदर, माइल्ड और सीवियर प्री एक्लेम्शिया के अंदर। पहला डिफरेंस है ब्लड प्रेशर की वैल्यू, दूसरा है हेडेक की प्रेजेंस और एब्सेंस, तीसरा ओलिगो यूरिया और चौथा ब्लर विज़न। ये तीनों चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होगी, सीवियर में ओनली, माइल्ड में ये तीनों एब्सेंट होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब सीवियर कंडीशन है 160/100 की रेंज पर जब ब्लड प्रेशर है बॉडी के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ब्लड
इसी प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में सप्लाई होगा और इसी प्रेशर के साथ हमारे ब्रेन को मिलेगा। हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, नर्व कंडक्शन हो रहा है और वो नर्व कंडक्शन क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिकल वे में हो रहा है। इसीलिए हम उस कंडीशन का नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन। अब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज भी इतने ज़्यादा प्रेशर के कारण डिस्टर्ब हो जाएगी और जैसे ही इतने ज़्यादा प्रेशर के कारण इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में डिस्टरबेंस आएगा तो वो डिस्टरबेंस क्या क्रिएट करेगा, वो डिस्टरबेंस ब्रेन के अंदर सीजर्स कॉज करेगा। क्लियर? कब आए, जब ये सारी कंडीशन बॉडी के अंदर प्रेजेंट थी। तो इन्हीं सारी कंडीशंस की वजह से सीजर आ गए। अब सीजर तो आ गए और साथ में ये सारी कंडीशन है, तो इन सारी कंडीशन को हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सीवियर प्री एक्लेम्शिया। तो सीजर्स प्लस सीवियर प्री एक्लेम्शिया। अब इन दोनों कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, इन दोनों कंडीशन को जब सीवियर प्री एक्लेम्शिया के केस में सीजर्स आ जाए तो अब हम इसको कह सकते हैं एक नया नाम जिसका नाम है एक्लेम्शिया। और ये एक्लेम्शिया क्या होगा, ये एक्लेम्शिया एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीवियर प्री एक्लेम्शिया का कॉम्प्लिकेशन हो गया। क्योंकि अगर सीवियर प्री एक्लेम्शिया को हमने इसी टाइम पर ट्रीट कर दिया होता, इसका मैनेजमेंट कर दिया होता, तो क्या सीजर आते, सीजर नहीं आते। और जब सीजर नहीं आते तो क्या एक्लेम्शिया की कंडीशन डेवलप होती, एक्लेम्शिया की कंडीशन भी डेवलप नहीं होती। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीवियर प्री एक्लेम्शिया का क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है एक्लेम्शिया जिसमें सीजर्स आ रहे हैं। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में सीजर्स आ रहे हैं, तो अगर प्रेगनेंसी में सीजर्स आ रहे हैं, किसी कारण से वो फीमेल जो है, वो मदर जो है गिर गई, तो गिरने की वजह से हो सकता है उसके वॉम्ब में जो फीटस है उसको भी डैमेज हो जाए और मदर को भी डैमेज हो जाए। तो ये कंडीशन तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई, इससे भी ज़्यादा डेंजरस हो गई। तो अब हमें क्या करना है, इसका मैनेजमेंट करना ही करना है। अदरवाइज क्या हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है अबॉर्शन भी हो जाए। क्लियर? हो सकता है जो फीटस है उसकी डेथ हो जाए। क्लियर? तो वो कंडीशन ना आए इसके लिए हमें अब इनका मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनका मैनेजमेंट हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इनका मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम सबसे पहले कंडीशंस तो देखेंगे हमारे पास कंडीशंस कौन कौन सी है। तो एक एक करके दोबारा से हर एक कंडीशन को रिकॉल करते हैं। देखो, पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी, पहली कंडीशन थी हमारे पास क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन ऐसा हाइपरटेंशन जिसका प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं था, वो तो प्रेगनेंसी के पहले भी था, प्रेगनेंसी के बाद भी रहेगा। तो अब ऐसी कंडीशन में इसको अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहला क्रोनिक हाइपरटेंशन। इस क्रोनिक हाइपरटेंशन को आप कैसे मैनेज करोगे, तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक ड्रग है, वो ड्रग दे करके हम हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन के केस में अगर आपसे पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, तो उस ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या है, ये आ गया हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस अल्फा मिथाइल डोपा। इस अल्फा मिथाइल डोपा ड्रग की मदद से हम किसको ट्रीट करेंगे, क्रोनिक हाइपरटेंशन को। क्लियर? तो क्रोनिक हाइपरटेंशन के केस में तो हम अल्फा मिथाइल डोपा दे देंगे जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर ही तो था, उस ब्लड प्रेशर का प्रेगनेंसी से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो पहले भी था और बाद में भी रहेगा। अब प्रेगनेंसी की वजह से जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसको हमने क्लासीफाई किया था दो पार्ट्स में। कौन कौन से दो पार्ट्स, पहला गेस्टेशनल हाइपरटेंशन,
ठीक है, यही लिखा था। इसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन। और दूसरा हमने लिखा था प्री एक्लेम्पसिया। क्लियर। तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्पसिया दो कंडीशन हमने लिखी। इन दो कंडीशन में अगर हम देखें तो प्री एक्लेम्पसिया में हाइपरटेंशन के साथ साथ प्रोटीन यूरिया भी था, जबकि गेस्टेशनल में सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन था। लेकिन इस प्री एक्लेम्पसिया को भी तो हमने फिर से दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, एक तो माइल्ड और दूसरा सीवियर। तो अब फिर से हमें इन तीनों का मैनेजमेंट करना है। तो इन तीनों का मैनेजमेंट करने के टाइम पर एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आपसे पूछे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के कंडीशन में कौन सी ड्रग दोगे, या फिर आपसे पूछ ले प्री एक्लेम्पसिया जब बीपी 140/90 की केस में है, यानी कि माइल्ड प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन है, तो इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस होगा उसका नाम क्या है, उसका नाम होगा लाबेटालोल। क्लियर। पहली ड्रग अल्फा मिथाइल डोपा, जो कहाँ दी हमने, क्रोनिक हाइपरटेंशन में। लाबेटालोल हमने कहाँ दी, जब गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है या फिर जब प्री एक्लेम्पसिया की केस में ब्लड प्रेशर कितना है 140/90 mmHg, यानी कि माइल्ड कंडीशन है। जबकि सीवियर कंडीशन, सीवियर में तो 160/100 का बीपी है। साथ ही साथ हमने देखा था अलग अलग तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स बॉडी में शो हो रहे थे, ओलिगोयूरिया है, हेडेक है और ब्लर विजन है। तो अब ये सीवियर कंडीशन है, क्या इसको भी लाबेटालोल से ट्रीट करेंगे? इसको लाबेटालोल से ट्रीट नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें ड्रग को चेंज करना पड़ेगा। तो वो ड्रग कौन सी होगी, वो ड्रग होगी हमारे पास तीसरी ड्रग, जिसका नाम होगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। ये ड्रग दे करके हम सीवियर प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन को ट्रीट करेंगे। ये MgSO4 क्या करेगा, इस MgSO4 का काम है प्रिवेंट करना। किससे प्रिवेंट करना, प्रिवेंट फ्रॉम एक्लेम्पसिया। यानी कि ये MgSO4 क्या करेगा, सीवियर प्री एक्लेम्पसिया की केस में अलग अलग तरह के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो बीपी इंक्रीज हो रहा है, उनको तो ट्रीट करेगा ही सही, साथ ही साथ इस सीवियर कंडीशन को और ज़्यादा सीवियर होने से, यानी कि सीजर्स को आने से रोकेगा। और सीजर्स को आने से रोक दिया मतलब हम कह सकते हैं कि एक्लेम्पसिया को रोक दिया। तो एक्लेम्पसिया से बचाने के लिए जो ड्रग दी जाएगी वो ड्रग का नाम भी क्या होगा, MgSO4। क्लियर। अब मानो कुछ ऐसे कारण हो गए जिसकी वजह से सीवियर कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हो गई, इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया, एक्लेम्पसिया आ गया, सीजर्स आने लग गए उस मदर को। तो अब सीजर्स आने लग गए यानी कि कंडीशन कौन सी आ गई, कंडीशन आ गई हमारे पास एक्लेम्पसिया। इस एक्लेम्पसिया के केस में अब हम क्या करेंगे, तो इस एक्लेम्पसिया के केस में भी हमें एक ड्रग देनी है, और वो ड्रग कौन सी होगी, एक्लेम्पसिया के केस में भी हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा MgSO4 ही होगी। क्लियर है। तो ये तो हो गई सारी की सारी ड्रग्स की बातें। अलग अलग कंडीशन में हमने अलग अलग ड्रग्स दी है। 3 ड्रग्स के नाम याद रखने, अल्फा मिथाइल डोपा कब, क्रोनिक केस में लाबेटालोल कब, जब गेस्टेशनल और माइल्ड प्री एक्लेम्पसिया हो, जब सीवियर हो या फिर एक्लेम्पसिया की कंडीशन हो तो MgSO4 देनी है। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्लियर। एक्लेम्पसिया की बात सुनो ध्यान से। एक्लेम्पसिया में हमने कहा है कि सीजर्स आ रहे हैं, तो जब सीजर्स आ रहे हैं तो उन सीजर्स का भी तो मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा। क्लियर। तो उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनो। सीजर्स आने का मतलब क्या है, ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से अब उसको सीजर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जब भी किसी पेशेंट को सीजर्स आए
सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा। ड्रग तो हमें देंगे नहीं है, ड्रग तो देंगे, लेकिन ड्रग देने के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रायोरिटी सबसे पहले आप कौन सा काम करना चाहोगे, तो सबसे पहला काम होगा आपका उस पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना। क्योंकि जब सीजर आ रहे हैं तो सीजर आने की वजह से हो सकता है कि पेशेंट गिर जाए। मान लो वो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो खड़ी सीजर आ गए तो गिरेगी, अगर बेड पर लेटी हुई है उस वक्त सीजर आ गए तो वो बेड से गिरेगी, तो इंजरी होने के चांसेस हैं और उसी इंजरी की वजह से हो सकता है उसके फीटस को भी डैमेज हो जाए। तो इंजरी से प्रिवेंट करना होगा आपका प्रायोरिटी मैनेजमेंट। तो यहीं पर हम लिखते हैं एक्लेम्शिया के केस में ये तो था हमारा फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, लेकिन अगर हम बात करें प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा, तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट में हम लिखेंगे क्या, टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। और इंजरी से आपको प्रिवेंट करना है तो कैसे करोगे, इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को आपको रीस्टेन करना पड़ेगा। मतलब पेशेंट को आप ऐसा कुछ प्रोवाइड करो ताकि वो बेड से गिरे नहीं, वो खड़े खड़े गिरे नहीं और उसको इंजरी होने से बच जाए। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं कि इंजरी को कैसे प्रिवेंट करेंगे, बाय रीस्टेन द पेशेंट को रीस्टेन करके हम उसको इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हैं। या फिर अगर पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है तो हम बेड के ऊपर जो साइड रेल्स है वो भी लगा सकते हैं, वो लगाने से भी पेशेंट की इंजरी प्रिवेंट हो जाएगी। तो बाय रीस्टेन द पेशेंट, या फिर हम कह दें साइड रेल्स, इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन में हो तो हमारा आंसर यही होगा। साइड रेल्स का मतलब भी इंजरी से प्रिवेंट करना है, रीस्टेन का मतलब भी इंजरी से प्रिवेंट करना है। तो हमारा प्रायोरिटी मैनेजमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो इंजरी से प्रिवेंट करना कब, जब एक्लेम्शिया की कंडीशन है। एक्लेम्शिया है का मतलब जब सीजर्स आ रहे हैं। तो जब सीजर्स आ रहे हैं तब तो हमारा काम हो गया, लेकिन अब सीजर्स क्या आते रहेंगे क्या, नहीं। सीजर लिमिटेड टाइम के लिए आएंगे, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, मैक्सिमम 5 मिनट 7 मिनट के लिए। जब सीजर्स आकर के चले गए अब उस वक्त आप क्या करोगे, जब सीजर आए तो आपने मैनेजमेंट कर लिया। कौन सा मैनेजमेंट, उसको रीस्टेन कर लिया, उसको इंजरी से प्रिवेंट कर लिया। अब सीजर आकर के चले गए तो अब आपका काम क्या होगा, तो अब आपका काम चेंज हो गया। अब उसको इंजरी से प्रिवेंट नहीं करना क्योंकि अब सीजर नहीं आ रहे। अब सीजर नहीं आ रहे तो वो गिरेगा भी नहीं, उसको इंजरी भी नहीं होगी। तो अब क्या मैनेजमेंट होगा, तो अब मैनेजमेंट एक और देखो, ये मैनेजमेंट जो हमने लिखा प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, ये कौन सा मैनेजमेंट था, ड्यूरिंग एक्लेम्शिया। लेकिन अगर हम कहें मैनेजमेंट आफ्टर एक्लेम्शिया, तो एक्लेम्शिया यानी कि सीजर्स के आने के बाद अब क्या मैनेजमेंट आप करना चाहोगे, तो अब आपका काम है पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना, यानी कि मेंटेन एयरवे। क्यों, क्योंकि जब सीजर्स आए तो उस सीजर्स आने के टाइम पर पेशेंट की जो टंग थी वो फोल्ड हो गई, और टंग फोल्ड होने की वजह से उसका एयरवे हो सकता है ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो। तो एयरवे ब्लॉक होने की वजह से हो सकता है उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, और अगर वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी तो हो सकता है उसको रेस्पिरेटरी कंडीशन डेवलप हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो जाए। तो हमें उसका एयरवे सबसे पहले मेंटेन करना होगा। ये कंडीशन कब होगी, आफ्टर प्री-एक्लेम्शिया, सॉरी आफ्टर एक्लेम्शिया। तो अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में अगर वो ड्यूरिंग एक्लेम्शिया पूछ रहा है तो आपका मैनेजमेंट अलग है। क्वेश्चन में वो अगर सीवियर प्री एक्लेम्शिया का मैनेजमेंट पूछ रहा है तो वहाँ पर फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट आएगा। अगर मैनेजमेंट वो आफ्टर एक्लेम्शिया पूछ रहा है तो आपका मैनेजमेंट अलग अलग होगा। ये सब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाह रहा है। क्लियर, तो ये तो हो गया सारा का सारा हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, आगे
हमने कहा कि ड्रग ऑफ चॉइस हमारे लिए क्या है, MgSO4। कब? जब एक्लेम्शिया की कंडीशन है और जब सीवियर प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन है। अब इस MgSO4 ने ऐसा क्या कर दिया कि सीवियर प्री एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया को डेवलप होने से ही रोक दिया। तो हमें इसका यूज़ भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ ये किस तरह से काम करता है, यानी कि इसका एक्शन, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसी के बारे में कि MgSO4 का क्या काम होगा और किस तरह से वो ब्लड प्रेशर को कम करेगा। MgSO4, तो देखिए सबसे पहली चीज, इस MgSO4 ने क्या किया, इस MgSO4 का काम है वासो डायलेशन। वेसल्स को जाकर के ये डायलेट कर देगा। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई तो ब्लड वेसल्स के डायलेट होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ये वेसो डायलेशन कैसे करेगा? तो ये देखो क्या करता है, बॉडी के अंदर जो मसल्स होती है उन मसल्स को रिलैक्स कर देगा। हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर भी तो मस्कुलर लेयर है और उसी मस्कुलर लेयर पे जाकर के ये काम कर रहा है। अब MgSO4 आपने दिया है तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स की मसल को डायलेट करेगा? नहीं, वो और भी बहुत अलग अलग मसल्स जो हैं उनको डायलेट करने का काम करेगा। तो वेसो डायलेशन का काम करता है। ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया इसका एक्शन, और इसी एक्शन की वजह से इसका यूज क्या हो गया, सॉरी, वेसोडाइलेशन करता है। इसीलिए हम इसको यूज में, किस यूज में लेते हैं, टू डिक्रीज BP, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब आपको पता है ये मसल्स को रिलैक्स कर रहा है, तो मसल्स को रिलैक्स कर रहा है इसलिए हमारी बॉडी की एक बहुत स्पेशल मसल जिसका नाम क्या है, हार्ट, हमारा पूरा हार्ट मसल्स का बना हुआ है। हार्ट की मसल्स को भी तो ये रिलैक्स करेगा, और जब हार्ट की मसल्स को ये रिलैक्स करेगा तो क्या कर देगा, ये हमारी जो हार्ट रेट है उसको भी डिक्रीज कर देगा। और जब हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है मतलब इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं एंटी एरिथमेटिक ड्रग के तौर पर। क्लियर? यानी कि जब हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा बीट कर रहा है, यानी कि उसकी रिदम बिगड़ गई, तो उसकी रिदम बिगड़ गई तो उसकी रेट को हमें कम करना है, उसको वापस रिदम में लाना है, तो उस कंडीशन में भी हम MgSO4 का यूज़ कर सकते हैं ताकि क्या हो, एंटी एरिथमेटिक एक्शन परफॉर्म हो। इसके अलावा अब हमारा जो यूट्रस है, फीमेल की बॉडी में जो यूट्रस होता है वो भी तो मसल का बना हुआ है, उस यूट्रस की मसल्स को भी वो रिलैक्स करेगा। तो ये क्या कर सकता है, रिलैक्स मसल्स ऑफ यूट्रस, और यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स कर सकता है, इसलिए इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इसका यूज हम करेंगे टोकोलाइटिक एजेंट के तौर पर करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक और मसल हमारी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी मसल, उसका नाम क्या है, डायाफ्राम। डायाफ्राम की वजह से ही हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं, और डायाफ्राम भी किसका बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है। तो ये डायाफ्राम को भी रिलैक्स कर रहा है, और जब ये डायाफ्राम को रिलैक्स कर रहा है तो ये हमारी रेस्पिरेटरी रेट को भी तो कम कर रहा है। जब रेस्पिरेटरी रेट कम होगी तो बॉडी में क्या ऑक्सीजन की कमी होगी, यस बिल्कुल होगी। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि इसने रेस्पिरेटरी रेट को तो कम कर दिया, मगर वो रेस्पिरेटरी रेट इतनी कम ना हो जाए कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाए। तो हमें क्या याद रखना है, हमें हमेशा इसकी डोज याद रखनी है, और वो डोज क्या होगी, वो होगी हमारे पास 4 से 7 मिली इक्वस पर लीटर।
ये डोज हमेशा याद रखना, इस डोज पर भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डोज क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट की एक थेराप्यूटिक डोज है। इतना अमाउंट आप पेशेंट को आराम से दे सकते हो, और अगर इससे ज़्यादा हो गया यानी कि मोर देन 10 मिली इक्वस पर लीटर की कंडीशन हो गई, तो ये कंडीशन को हम क्या नाम दे देंगे? टॉक्सिसिटी। मीन्स अब ये ड्रग हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट को कॉज करेगी। और जब ये कंडीशन आ जाए कि हमारी बॉडी में 10 मिली इक्वस पर लीटर से ज़्यादा अमाउंट MgSO4 का हो गया, तो हम क्या करेंगे? इसको असेस करेंगे। इसको कैसे असेस करेंगे? तो इसको असेस किया जाएगा एट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पटेला रिफ्लेक्स। पटेला रिफ्लेक्स, क्लियर? अब पटेला रिफ्लेक्स क्या होता है? अगर हमें पता है कि MgSO4 की एक लिमिटेड अमाउंट यानी कि 4 से 7 मिली इक्वस पर लीटर हम दे रहे हैं, तो ये पटेला रिफ्लेक्स हमेशा प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा अमाउंट हो गया किसका? MgSO4 का, तो पटेला रिफ्लेक्स हमेशा एब्सेंट मिलेगा। अब ये पटेला रिफ्लेक्स क्या होता है? तो ध्यान से देखो, हमारा जो घुटना है, नी के ऊपर एक कैप है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। उस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? पटेला, पटेला बोन। तो जैसे ही हम नी के ऊपर, मान लो ये नी है, इस नी के ऊपर हम एक हैमर से टैप करते हैं, तो टैप करते ही हमारा पैर ऊपर की तरफ उठना है। क्लियर? अगर ऐसी कंडीशन है तो पटेला रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। और अगर पटेला के ऊपर टैप करने के बाद भी हमारा लेग ऊपर नहीं उठा, मतलब पटेला रिफ्लेक्स एब्सेंट है। और पटेला रिफ्लेक्स एब्सेंट होने का मतलब कि ये जो MgSO4 है, इसका अमाउंट बॉडी में कितना हो गया? 10 मिली इक्वस पर लीटर से ज़्यादा हो गया। और अगर अभी भी हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? इसका अमाउंट बढ़ करके हो जाएगा 12 मिली इक्वस पर लीटर। और जब इतना ज़्यादा बॉडी में अमाउंट हो गया इसका, तो ये तो क्या कर रहा है? ये तो अपना काम कर रहा है। इसका काम क्या है? मसल्स को रिलैक्स करना। इसने हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स को यानी कि डायफ्राम को रिलैक्स कर दिया। और जैसे इसने डायफ्राम को रिलैक्स किया, तो अब कंडीशन कौन सी आएगी? रेस्पिरेटरी अरेस्ट, या फिर हम कहते हैं डिस्ट्रेस। और जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन आ जाए, तो अब ऐसे केस में हम इस ड्रग को उसी वक्त रोक देंगे, उसी वक्त इस ड्रग को स्टॉप कर देंगे। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई और फिर भी आपने ड्रग दी, तो हो सकता है पेशेंट की डेथ हो जाए। क्लियर? तो हमें ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इसकी नॉर्मल वैल्यू, इसकी टॉक्सिसिटी कब होगी और टॉक्सिसिटी का पता कैसे लगेगा, और अगर रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ गया तो कंडीशन कितनी हो गई? इतनी हो गई। तो ये तो होगी इसकी डोज और इसके फंक्शंस। लेकिन इसने एक्शन को कैसे परफॉर्म किया, इसने किया क्या कि इसकी वजह से मसल्स रिलैक्स हो गई। तो चलिए इसके एक्शन के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक्शन है। जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जब आप मस्कुलोस्केलेटल पढ़ोगे, तो उस मस्कुलोस्केलेटल में आप पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हमें हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें रिक्वायर होता है कैल्शियम आयन। क्लियर? सपोज करो ये क्या है? हमारी बॉडी का एक मसल सेल। क्लियर? अब मसल सेल है तो ये इसकी क्या हो गई? ये हो गई इसकी सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? अब इस सेल मेम्ब्रेन पर आपको बहुत अच्छे से पता है कुछ चैनल्स होते हैं जिनका नाम क्या है? आयन चैनल्स। मान लो ये आयन चैनल कौन सा है? कैल्शियम +2 का। तो इसी आयन चैनल से ये कैल्शियम इस मसल के अंदर एंटर करता है और इसी से ये बाहर जाता है। तो जब भी इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी, और ये कैल्शियम बॉडी के अंदर यानी कि मसल की सेल के अंदर जाएगा, तभी क्या होगा? मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। MgSO4 जैसे ही आपने दिया, तो हमें पता है Mg क्या करेगा? इस कैल्शियम को ब्लॉक कर देगा।
क्लियर। अब इसने इस कैल्शियम को ब्लॉक कर दिया तो क्या कैल्शियम अंदर जाएगा? कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा। तो कैल्शियम के अंदर नहीं जाने की वजह से क्या मसल्स में और कॉन्ट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। अब कैल्शियम तो अंदर नहीं गया, लेकिन उस कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम ये खुद अंदर चला गया। तो अब ये मैग्नीशियम कैल्शियम की जगह अंदर चला गया, तो ये अब क्या करेगा? जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है उसको रिलैक्स करने का काम करेगा। तो इस तरह से हमारा जो MgSO4 है वो अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। क्लियर? ये भी हो गया। अब अभी हमने बात करी थी टॉक्सिसिटी की कि अगर MgSO4 का वैल्यू 10 मिली इक्वल्स पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हमने टॉक्सिसिटी कहा था। तो इस टॉक्सिसिटी को भी तो हमें ट्रीट करना है। मान लो ये कंडीशन आ गई तो क्या करोगे? तब भी तो इसको ट्रीट करेंगे। तो इस मैग्नीशियम का हमें एक्शन पता है तो हम इसका एंटीडोट बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मैग्नीशियम बॉडी में जाके क्या कर रहा है? कैल्शियम को ब्लॉक कर रहा है। तो जैसे ही मैग्नीशियम का अमाउंट बढ़ गया, आप क्या कर दो? आप बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ा दो। जब कैल्शियम ज़्यादा होगा तो वो मैग्नीशियम के इफेक्ट को कम कर देगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है, क्या? एंटीडोट ऑफ MgSO4। ये क्या होगा? ये होगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक इंजेक्शन दे दो और जो ये टॉक्सिसिटी हुई है इस टॉक्सिसिटी को खत्म कर दो। क्लियर? लास्ट पॉइंट, ये जो MgSO4 है बॉडी में इसको जो भी एक्शन वगैरह करना है वो एक्शन कर लेगा, और वो एक्शन करने के बाद अब क्या इसकी बॉडी में ज़रूरत है? नहीं है। तो बॉडी इसको बाहर निकालेगी, और बाहर निकालने के लिए यानी कि एक्सक्रीशन करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन है जिसका नाम क्या है? किडनी। तो ये किडनी से बाहर निकलेगा। क्लियर है? अब मान लो कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी किडनी ही डैमेज है, कोई रीनल प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट में क्या आप MgSO4 दोगे? और अगर आपने दे दिया तो क्या उसकी किडनी इसको बाहर निकाल पाएगी? नहीं निकाल पाएगी। जब किडनी बाहर नहीं निकाल पाएगी तो क्या टॉक्सिसिटी होगी? बिल्कुल होगी। तो अब हमें क्या पढ़ना है? कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है? कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन जब हमें MgSO4 को पेशेंट को नहीं देना है, तो वो होगा कौन सा? वो होगा हमारे पास रीनल फेलियर। जब रीनल फेलियर की केस हो तब हम कभी भी MgSO4 पेशेंट को नहीं देंगे। ठीक है? और दूसरी चीज़, जब भी पेशेंट को हमें MgSO4 देना है तो MgSO4 देने से पहले हमें क्या करवाना होगा? हमें करवाना होगा रीनल फंक्शन टेस्ट यानी कि RFT। अगर RFT नॉर्मल है तो आप पेशेंट को ये ड्रग दे सकते हो। क्लियर है? तो आज हमारा टॉपिक क्या था? हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, जिसमें प्रेगनेंसी की वजह से होने वाले हाइपरटेंशन के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया, जिसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और पूरी ड्रग के बारे में हमने डिस्कस किया। क्लियर? थैंक यू।